सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों की। आजादी का अमृत महोत्सव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बंगाल के महान क्रांतिकारी भूपेश गुप्ता और वीएस अच्युतानंदन से। 20 अक्टूबर 1914 को भूपेश गुप्ता का जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत के तत्कालीन मयमनसिंह जिले के इटना में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अध्ययन किया। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तभी बंगाल के क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। उन्हें 4 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। बाद में भूपेश लंदन चले गए और भारतीय कम्युनिस्टों के गुप्त दल में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिश जनता के बीच इंडिया लीग के प्रचार के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए उन पर दबाव डाला। भूपेश गुप्ता वर्षों जेल में बिताने के कारण खराब स्वास्थ्य के बावजूद ब्रिटिश पुलिस से बचकर अकेले सक्रियता से जुटे रहे। उनका दायरा केवल कम्युनिस्टों तक ही सीमित नहीं था। कई युवा, बूढ़े और अन्य लोग उनकी ओर खिंचे चले आते थे। ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके मित्रों में फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू भी थीं और उनके साथ उनकी दोस्ती कई उतार चढ़ाव के बावजूद बनी रही। वे तीनों युद्ध काल के दौरान एक ही नाव से घर लौटे। वापस आकर भूपेश गुप्ता ने कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ समय के लिए पीसी जोशी के अधीन काम किया। 1941 में वे खुलकर सामने आए और बंगाल में सक्रिय हो गए। वे ज्योति बसु के साथ फ्रेंड्स ऑफ द सोवियत यूनियन के स्थापना करने वाले लोगों में से शामिल थे। ब्रिटेन में बिताए गए दिनों से ही दोनों एक दूसरे के करीब थे। उनके बीच ये घनिष्ठ मित्रता 1964 में कम्युनिस्ट आंदोलन विभाजित होने तक निर्बाध रूप से जारी रही। इसके बाद भूपेश ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहने का विकल्प चुना, जबकि ज्योति बसु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में शामिल हो गए। आजादी के समय तक भूपेश गुप्ता बंगाल में एक युवा लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभर चुके थे। उनका इरादा नई ऊंचाइयों को छूने का था। भूपेश 3 अप्रैल 1952 से अपनी मृत्यु तक 5 बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य रहे। वे एक कुशल सांसद थे। भूपेश गुप्ता अन्याय या असमानता के खिलाफ खड़े होने और राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने अदम्य साहस के लिए जाने जाते थे। राज्यसभा में निर्भीकता से अपना तर्क रखने के भूपेश के कम से कम 100 प्रसंगों का वर्णन किया जा सकता है। 6 अगस्त 1981 को मॉस्को में उनका निधन हो गया। वीएस अच्युतानंदन का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को पुन्नाप्रा अल्पुझा त्रावणकोर में शंकरन और अक्कम्मा के घर हुआ था। चूँकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही माता पिता दोनों को खो दिया था, इसलिए उन्हें 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन में भाग लिया। बाद में वीएस अच्युतानंदन ने कुट्टानाडु में कृषि श्रमिकों को संगठित किया और शासकों के खिलाफ आंदोलन किया। 16 साल की उम्र में वो कॉयर फैक्ट्री श्रमिकों के एक समर्पित व्यवस्थापक बन गए। वो अपनी सादगी, समर्पण और गहन अध्ययन के लिए जाने जाते थे। त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर की नीतियों के खिलाफ पुन्नापरा वायलार विद्रोह में वीएस अच्युतानंदन सबसे आगे थे। त्रावणकोर के दीवान त्रावणकोर में अमेरिकी मॉडल की सरकार स्थापित करना चाहते थे। वीएस अच्युतानंदन को 28 अक्टूबर 1946 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान 5.5 साल जेलों में बिताए और 4 साल भूमिगत रहे। वीएस अच्युतानंदन संसदीय राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे 7 बार केरल विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2006 में 82 साल की उम्र में वो केरल के 11वें मुख्यमंत्री बने। आइए गुमनाम क्रांतिकारी दुर्गा देवी बोहरा के योगदान पर नजर डालते हैं। वंदे आज हम उन्हें दुर्गावती देवी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गावती का निधन
15 अक्टूबर 1999 को हुआ। वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की प्रमुख सदस्य थीं। एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण वोहरा उनके पति थे, इसलिए एसोसिएशन के सदस्य उन्हें भाभी कहते थे और वो भारत के क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से लोकप्रिय हो गईं। उस समय दुर्गावती कुछ ऐसी महिला क्रांतिकारियों में शामिल थीं जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहायता के लिए दुर्गा देवी के पास आए। दुर्गा देवी ने उन्हें पैसे तो दिए ही, लाहौर से निकलने में भी उनकी सहायता के लिए सहमत हो गईं। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का भेष बनाया और अपने नवजात पुत्र सचिन को गोद में लेकर उनके साथ चल दी। राजगुरु उनके सेवक के रूप में उनका सामान उठाकर चल रहे थे। पुलिस के पहरे के बीच वे निर्भीकता से निकल गए और लखनऊ के लिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सवार हो गए। वहां से उन्होंने कलकत्ता की ट्रेन पकड़ी। कोई पहचान न सके इसके लिए भगत सिंह ने पहले दिन ही दाढ़ी काट ली थी और बाल छोटे कर लिए थे और पश्चिमी पोशाक पहनकर वहां से निकले थे। कलकत्ता कांग्रेस के कुछ सत्रों में भाग लेने के बाद दुर्गा देवी अपने पुत्र को लेकर लाहौर लौट गयीं। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली कुर्सियों के बीच कम तीव्रता के 2 बम फेंके। लाहौर में जांचकर्ताओं ने कश्मीर हाउस में HSRA की बम फैक्ट्री ढूंढ निकाली, जो दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा के नाम से किराए पर ली गई थी। सुखदेव, जयगोपाल और किशोरी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भगवती चरण गायब हो गए। इस दौरान दुर्गा देवी ने लाहौर में क्रांतिकारियों के परिवारों का समर्थन किया और फरार क्रांतिकारियों के लिए पत्र भेजने में सहायता की। जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल में मृत्यु के बाद लाहौर से कलकत्ता तक क्रांतिकारी जतिन दास के अंतिम जुलूस में दुर्गा देवी भी साथ थीं। वे इस दौरान क्रांतिकारियों के लिए हथियारों की खरीद के कार्य में भी शामिल रहीं। 1929 में भगवती चरण और दुर्गा देवी चंद्रशेखर आजाद, यशपाल और वैशंपायन के साथ उस योजना में भी शामिल थे जो भगत सिंह को बोर्स्टल से लाहौर जेल ले जाने के दौरान पुलिस वैन पर धावा बोलकर भगत सिंह को आजाद कराने के लिए बनाई गई थी। 28 मई 1930 को जंगल में बम का परीक्षण करते समय भगवती चरण की मृत्यु हो गई, जो उनके हाथ में ही फट गया था। अपने पति की मृत्यु के बाद दुर्गा देवी लगातार यात्रा करती रहीं और पुलिस से एक कदम आगे रहीं। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई तो दुर्गा देवी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर और क्रांतिकारियों के जानी दुश्मन लॉर्ड हैली को मारने का प्रयास किया। हालांकि हैली बच गया, लेकिन उसके कई सहयोगी मारे गए। दुर्गा देवी को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया और 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। स्वतंत्रता के बाद दुर्गा देवी गाजियाबाद में गुमनाम रहकर आम नागरिक की तरह रहने लगी। बाद में उन्होंने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला। गाजियाबाद में 15 अक्टूबर 1999 को 92 वर्ष की उम्र में दुर्गा देवी का निधन हो गया। उनका साहस और निर्भीकता निस्संदेह माँ दुर्गा की तरह थे, जो अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश ताकतों से लड़ी। और आइए अब जानते हैं आचार्य विनोबा भावे के योगदान के बारे में। गांधी जी ने भारत के लोगों की सहमति के बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलने के ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरोध के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 15 मई 1941 तक 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पता चलता है कि स्वाधीनता आंदोलन के लिए लोग कितने प्रतिबद्ध थे। आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अनेक पुस्तकें पढ़ी और 3 पुस्तकें लिखीं। 9 जुलाई 1945 को विनोबा जेल से रिहा कर दिए गए और वो महाराष्ट्र के पवनार लौट गए, जहां उन्होंने गांधी जी के निर्देशों के अनुसार कार्य जारी रखा। स्वतंत्र भारत ने बापू का बलिदान और देश का विभाजन देखा। आचार्य विनोबा दिल्ली पहुँचे और राजस्थान के मेव मुसलमानों का
पुनर्वास शुरू किया। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के बीच पहली बैठक 7 जून 1916 को बड़ी सादगी से हुई थी। उस दिन विनोबा भावे अहमदाबाद में महात्मा गांधी के कोचारब आश्रम पहुंचे थे। जब दोनों पहली बार मिले तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनके बीच शाश्वत रिश्ता है। ये रिश्ता जीवन पर्यंत जारी रहा और विनोबा गांधीवादी दर्शन के सच्चे अनुयायी बने रहे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूदान आंदोलन के अंतर्गत काश्तकारों के बीच जमीन का वितरण था। उन्होंने ये सब बड़े जमींदारों का हृदय परिवर्तन करके किया, जो महात्मा गांधी के विश्वास के अनुरूप था। विनोबा भावे ने मद्यपान के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूकता फैलाई। भारतीय लोकमत, भारतीय संस्कृति, भारतीय हवा, ये तीनों शराब के लिए प्रतिकूल है। शराब में हानियाँ बहुत है। जहाँ तक गरीब जनता का सवाल है, वहाँ तक अगर हम शराब को नहीं हटाएंगे तो गरीबी हटेगी नहीं, गरीबों का अत्यंत नुकसान होगा। जमीनी हकीकत पर मजबूती से डटे हुए आचार्य विनोबा ने भूदान की शांतिपूर्ण क्रांति के बारे में सोचा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्रसिद्ध गांधीवादी और मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि छतरपुर की सचिव दमयंती पाणी ने भूदान के दर्शन और उसमें विनोबा भावे की भूमिका के बारे में बताया। विनोबा जी का भूदान यज्ञ वसुधैव कुटुंब का जीवंत उदाहरण है। विनोबा जी भूदान यज्ञ में कहते हैं, जब समुद्र लांग नहीं सकते, आकाश को बांट नहीं सकते, सूर्य व चंद्रमा को छू नहीं सकते, तो पृथ्वी भूमि को कैसे बांट सकते हैं। उस जमीन पर, पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों का बराबर का हक है। विनोबा भावे ने 7 मार्च 1951 को सेवाग्राम आश्रम छोड़ दिया और अगले 13 वर्ष और 1 महीने में उन्होंने 43,000 मील पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1964 को वे सेवाग्राम पहुंचे। देश के 5,50,000 गाँव में से 1,60,000 गाँव ने ग्रामदान किया। भूदान आंदोलन को 50 लाख एकड़ जमीन मिली और उसमें से 13 लाख एकड़ जमीन वितरित कर दी गई। सर्वे भूमि गोपाल की। इस तरीके से उन्होंने जय हिंद की जगह जय जगत का उद्घोष किया। पद यात्रा के दौरान विनोबा भावे के साथ रहे अंग्रेजी कवि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के पौत्र हेलन टेनिसन ने अपनी पुस्तक द सेंट ऑन द मार्च में लिखा, संतों में भी त्याग करने के कारण थोड़ा बहुत स्वत्व गर्व रहता है, लेकिन विनोबा ने इनमें से किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने कभी किसी से अपना अनुकरण करने के लिए नहीं कहा। आकाशवाणी की ओर से उस पदयात्री संत को नमन जो गांधीवादी दर्शन और भूमिहीन लोगों के हित के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे। आइए अब बात करते हैं महान क्रांतिकारी रामकृष्ण खत्री की। उनका जन्म 1902 में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुआ था। अपने छात्र जीवन से ही रामकृष्ण खत्री बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। उन्होंने उदासीन मंडल की स्थापना की, जहां उन्हें महंत गोविंद प्रकाश के नाम से जाना जाता था। रामकृष्ण खत्री हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। वहाँ राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एसोसिएशन को फैलाने का काम दिया। काकोरी डकैती के बाद रामकृष्ण खत्री को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया और लखनऊ की जेल में डाल दिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जब खत्री जेल से रिहा हुए तो उन्होंने तुरंत अन्य कैदियों को जेल से रिहा करने के प्रयास शुरू कर दिए। रामकृष्ण खत्री के प्रयासों के कारण ही काकोरी में स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बनाया जा सका। रामकृष्ण खत्री विशाल परिमाण में रचना करने वाले लेखक थे। उनकी पुस्तक शहीदों की छाया नागपुर से प्रकाशित हुई थी। उन्होंने काकोरी शहीद स्मृति पुस्तक भी लिखी। राष्ट्र देवतांचे, राष्ट्र प्रेषितांचे, आ चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारताचे। और आइए अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी नारायण दत्त तिवारी की। नारायण दत्त तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित बलूटी गांव में हुआ था।
उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जल्दी ही हो गई थी। जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने एक लीफलेट लिखकर साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया था, उन्हें 14 दिसंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें नैनीताल के जेल भेज दिया गया, जहां उनके पिता पहले से ही बंद थे। 15 महीने बाद जेल से रिहा होने पर 1944 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। नारायण दत्त तिवारी ने एमए राजनीति विज्ञान में विश्वविद्यालय में टॉप किया। उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से एलएलबी के साथ अपनी शिक्षा जारी रखी और 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1952 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चुनाव में वे नैनीताल निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। वे चौधरी चरण सिंह सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री बने। नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त तथा वाणिज्य मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। ये राज्य उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। नारायण दत्त तिवारी ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। नारायण दत्त तिवारी का निधन उनके जन्मदिन 18 अक्टूबर 2018 को हुआ था। अब बात वी रामलिंगम पिल्लई की। वी रामलिंगम पिल्लई का जन्म तमिलनाडु के नमक्कल जिले के मोहनूर में वेंकटरमन और अम्मा न्यम्माल के घर हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने 1909 में त्रिची के बिशप हेबर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की। प्रारंभ में उन्होंने नमक्कल तहसीलदार के कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में काम किया और बाद में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। वी रामलिंगम पिल्लई ने देशभक्ति के जोश से ओतप्रोत सैकड़ों कविताएं लिखी। उन्होंने 1930 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 1 साल जेल में रहे। उनके उपन्यासों और गीतों ने तमिलनाडु के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन और दुश्मन से लड़ने के गांधीवादी तरीकों के बारे में बताया। प्यार से राष्ट्रवादी कवि कहे जाने वाले रामलिंगम पिल्लई ने लिखा था, बिना तलवार और बिना रक्त के एक युद्ध छेड़ा जा रहा है। जो सत्य की अमरता में विश्वास करते हैं वे बिना किसी हिचकिचाहट के शामिल हो सकते हैं। காந்தி என்ற சாந்தமூர்த்தி தேர்ந்து காட்டும் செந்நெறி மாந்தருக்குள் தீமை குன்ற வாய்ந்த தெய்வ மார்க்கமே। रामलिंगम पिल्लई के उपन्यास मलाइकलन पर स्वतंत्रता के बाद एक तमिल फिल्म बनाई गई थी जो सुपरहिट हुई और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रपति पदक हासिल हुआ था। इस फिल्म को बाद में हिंदी में आजाद के नाम से बनाया गया। एक भारतीय और तमिल होने के गौरव पर, उनकी कविताओं और खादी पर उनके छंदों को आज भी तमिलनाडु में उद्धृत किया जाता है। उन्हें 1971 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। देश की आजादी की लड़ाई में निर्मला देशपांडे के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। आइए देखते हैं उनके योगदान को। 19 अक्टूबर को निर्मला देशपांडे का जन्म नागपुर में विमला पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे के घर हुआ था। उनके पिता को मराठी अनामिकाची चिंतानिका में उनके काम के लिए 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। निर्मला देशपांडे ने नागपुर से राजनीति विज्ञान में एमए किया था। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से भी पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने नागपुर के मॉरिस कॉलेज में राजनीति विज्ञान में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। देशपांडे 1952 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल हुई। उन्होंने गांधी के ग्राम स्वराज्य के संदेश के प्रचार के लिए पूरे भारत में 40,000 किलोमीटर की पद यात्रा की। उन्होंने माना कि गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करना मुश्किल है, फिर भी उनका मानना था कि वास्तव में लोकतांत्रिक समाज की दिशा में आगे बढ़ने का यही एकमात्र उपाय है। पंजाब और कश्मीर में जब हिंसा अपने चरम पर थी, तब देशपांडे को इन राज्यों में शांति मार्च के प्रणेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने जून 1983 से लेकर अपनी मृत्यु तक एक ऐतिहासिक संगठन हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वे कई सामाजिक संगठनों और निकायों से जुड़ी थीं। उन्होंने अखिल भारतीय रचनात्मक समाज की स्थापना की, जिसने 2004 में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता। निर्मला देशपांडे 2 बार राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रहीं। उन्हें 2005 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
आजादी का अमृत महोत्सव। सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में